स्किल वेब यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये क्लास आप सभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं और प्रेजेंट में सेकेंड ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो फिर आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आपने 2 क्लासेस देखी थी अभी तक, अब ये थर्ड क्लास आपके लिए ये है। ठीक है, तो थर्ड क्लास में हम लोग देखते हैं डीसी जनरेटर से रिलेटेड। जी हाँ, आपने अभी तक इससे पहले भी जो 2 क्लासेस अपलोड की है मैंने, वो भी डीसी जनरेटर से ही थी स्टूडेंट्स। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं आपको। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस बेसिस पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, ना केवल आपके एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स, बल्कि ये क्लास आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके इस एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सारे लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं। हालांकि आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अब नहीं है, वो तो फर्स्ट ईयर में था आपके लिए, लेकिन वर्कशॉप कैलकुलेशन की जो सेकंड है, मतलब कहने का मतलब जो आपके सेकंड ईयर के लिए जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है वो आपके लिए अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टूडेंट्स, उसको जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। बट ये जो क्लास है आपके लिए, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी है आपकी, ये आपके लिए एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट साथ साथ आपके लिए ये स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे आईटीआई करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की अलग अलग पीएसयूज की, कंपनीज की या फिर अलग अलग कॉरपोरेशंस की जो वैकेंसीज आती रहती हैं, उसमें भी आपके लिए ये क्लास उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके आईटीआई एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बने रहिए क्लास में, बिल्कुल स्किप मत करिएगा और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझिए डीसी जनरेटर का। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके साथ मैं आपको बताऊंगा डीसी जनरेटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो जो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में आते रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और इस तरीके से कि आपको कॉन्सेप्ट भी मैं आपको रिमाइंड करवाऊं और साथ साथ इसका आंसर भी बताऊं। ठीक है, चलिए आज की थर्ड क्लास में स्टूडेंट्स जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो अपना 10th क्वेश्चन से स्टार्ट है। 10th क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या बोला गया है, चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, जनरेटर का सिद्धांत क्या है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आज का ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप पढ़ रहे हो डीसी जनरेटर बच्चों, ठीक है, आप पढ़ रहे हो डीसी जनरेटर। ठीक है, आपको पता है कि जनरेटर का क्या यूज होता है। जनरेटर एक ऐसी मशीन है स्टूडेंट्स जो कि आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र है बच्चों, वो है डीसी जनरेटर। ठीक है, अब वर्ड आता है डीसी और एसी, तो हालांकि मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास में बताया है, ऐसा जनरेटर जो आउटपुट पे किस तरीके की सप्लाई देगा, डीसी नेचर की सप्लाई देगा। जो करंट होगी बच्चों वो डीसी नेचर की होगी, तो उसको हम लोग डीसी जनरेटर कहते हैं। अब बात आती है कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो बच्चों इसके लिए आपको दिमाग में रखना है कि ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जी हाँ इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। ठीक है, प्रेरण वर्ड याद रखना, इसका मतलब होता है इंडक्शन। ठीक है, तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के तहत जो जनरेटर होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, ना केवल डीसी जनरेटर बल्कि सभी प्रकार के जनरेटर, डीसी हो या फिर एसी हो, अगर ये इसके स्थान पे आपसे पूछे कि एसी जनरेटर किस पे वर्क करता है, तो बच्चों वो भी इसी पे वर्क करता है। ठीक है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल ही हर जगह यूज में आता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये एक्चुअल में ये प्रिंसिपल है क्या। ठीक है बच्चों, अच्छा, इससे पहले कि आप लोगों को मालूम है कि करंट 2 प्रकार की होती है, एक होती है डीसी नेचर की, एक होती है एसी नेचर की। एसी करंट हमेशा आपके डीसी जनरेटर के आर्मेचर पे बनती है, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था क्यों बनती है, उसका रीजन है बच्चों। ठीक है, तो डीसी जनरेटर आप नाम दे रहे हो इसलिए क्योंकि इस आउटपुट पे देखो, यहाँ पे ये आपके लिए डीसी जनरेटर मैंने लिया है, इसके आउटपुट पे प्लस माइनस इस तरह मैं बना दूं, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे डीसी सप्लाई है। ठीक भाई, बात मान ली, डीसी सप्लाई है, लेकिन बच्चों जो ये इसका आर्मेचर है, ये है आपका आर्मेचर। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये है आर्मेचर। तो स्टूडेंट्स जो ये आर्मेचर है ना, आर्मेचर पे वाइंडिंग लगी हुई है, इस तरीके से वाइंडिंग लगी है। ठीक है, इसमें बहुत सारी वाइंडिंग्स लगी हैं, देखो ये वायर मतलब जो कॉइल है वो लगी हुई है। इस कॉइल में ध्यान से सुनो, इस कॉइल में जो विद्युत ऊर्जा बनती है वो डीसी नहीं होती है, वो एसी प्रकार की होती है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है बच्चों। तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम लोग डीसी में बदलने के लिए यहाँ पे एक
डिवाइस लगा रखे हैं, एक पार्ट है डीसी मशीन का बच्चों, ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं हम लोग कम्यूटेटर, जिसको आप पहले से भी जानते हो, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया, अगर नहीं देखा तो उसको जाइए देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स ये है आपका, ये वाला येलो कलर का जो इसमें पार्ट है, ये पार्ट आपका एसी सप्लाई को डीसी में बदलने के लिए काम करता है। ठीक है, ये भी आप जान गए। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि एक्चुअल में ये फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ है क्या। तो बच्चों बहुत ही बेसिक सिंपल सी कहानी है कि हम लोग अगर किसी भी चालक तार को, ध्यान से सुनना, किसी चालक तार है, ये तार है, ठीक है, किसी कंडक्टर को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जिसमें किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे मान लिया चुंबकीय क्षेत्र है ये, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में इस चालक को, ध्यान से सुनना, इस चालक को अगर हम किसी गति से, जैसे वी वेलोसिटी से, ठीक है, वी वेग से इसको मूव कराते हैं, बल लगा के इसको इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते फिराते हैं, तो बच्चों इसके अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर अपने आप स्वतः इसके अंदर बच्चों इधर इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में अपने आप करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, या ये कह लो कि ईएमएफ बनना शुरू हो जाता है। ईएमएफ का एक तरीके से मतलब आप समझना अपने लिए कि ये वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ये मैं विभव की बात कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे तरीके से समझने के लिए बच्चों, सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट आपको बताना जरूरी है, अदरवाइज आपको तो मैं केवल इतना भी बोल सकता हूं कि जनरेटर का सिद्धांत क्या है, फिर मैं आपको याद कराऊंगा कि भैया जनरेटर का सिद्धांत होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे जनरेटर वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं, हमें पूरा का पूरा डिस्कशन करना है कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है, इसकी कहानी ये है कि फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि भाई जब भी आप किसी चालक तार को, मतलब ये जो चालक तार आपने ये बनाया मैंने अभी, इसको किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में आप इसको घुमाओगे, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर की बात कर रहा हूं, उसमें आप इसको अगर मूव कराओगे, इसको चाल दोगे, तो चाल देने की वजह से, जैसे वी चाल से इसको घुमाओगे मान लो, तो इसमें स्वतः अपने आप ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। जी हाँ बच्चों, वोल्टेज अपने आप बनने लगता है, और अगर इसके लिए कोई एक रास्ता दे दो, आप क्लोज पाथ दे दो, तो अपने आप इसमें करंट फ्लो करने लगती है, करंट मतलब धारा बहने लगती है। ठीक है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, घुमाना। ठीक है, तो घुमाने का मतलब जो ये आप वी बोल रहे हो, कह रहे हो ना कि वी चाल से हम लोग इसको घुमा रहे हैं, तो आप चाल देने का मतलब ही है कि आप क्या दे रहे हो, आप मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुन लो, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझो, एक बार बताऊंगा, कई सारे क्वेश्चन लगातार निकलेंगे। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं हम लोग, क्या दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपने चाल दिया तो मान के चलना कि आपने क्या दिया, यांत्रिक ऊर्जा दिया। अच्छा, इसकी वजह से बना क्या बच्चों, इसकी वजह से विभव बना, क्या बना, विभव, ईएमएफ, ईएमएफ ही सुनो। ठीक है, ईएमएफ बच्चों इसकी वजह से बना। तो स्टूडेंट्स अगर इसकी वजह से ईएमएफ बन गया तो ये किस प्रकार की राशि है, ये एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, तो एक तरीके से आप बोलोगे कि इससे क्या बन गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई। ठीक है, जितनी ज्यादा धारा फ्लो करेगी उसी हिसाब से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब आपके लिए वैद्युत ऊर्जा बन गई। तो डीसी जनरेटर का क्या काम होता है, इस यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलना, विद्युत ऊर्जा में बदल देना। ठीक है, समझ रहे हो। तो जो ये चाल है इसी को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के रूप में समझते हैं, जो यहाँ पे वोल्टेज आया है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, मतलब वोल्टेज को एनर्जी मत बोल देना, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं बोल रहा हूं कि देखो कैसे ये राशियां बदल रही हैं। ठीक है, आपने चाल दिया तो आपको विभव मिला, इसका मतलब आपने एक मैकेनिकल एनर्जी की क्वांटिटी को यूज किया और आपने क्या बना दिया, विभव बना दिया, एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बना दिया, मतलब आपने वैद्युत ऊर्जा के फॉर्म में उसको बदल दिया। अच्छा, ऐसा होता कब है, तो बच्चों मैंने बताया कि फैराडे साहब के कहने के अनुसार, इनका कहना है कि जब भी आप किसी चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो क्या होगा, चालक तार में स्वतः अपने आप करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, अपने आप विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब आपको मैं बताता हूं यहाँ पे इसको मैंने क्यों लिया है फिगर। ये जो पोर्शन है, जो ये बीच का जो सिलेंडर टाइप का आपको दिख रहा है, बेलन टाइप का, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका आर्मेचर है, जहां पे वाइंडिंग बंधी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लिया ये एक पूरी की पूरी ए से लेके बी तक एक क्या है, चालक तार है। अब चालक तार को ये इस तरीके से घुमाया जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, देखो ये यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, ये ऐसे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से घुमाया जा रहा है। तो जब ये घूमने लगेगा, मतलब ये ऐसे करके जब ये घूमने लगेगा बच्चों, तो होगा क्या कि चुंबकीय क्षेत्र, देखो अब ये जो पोल लिखा हुआ है ना, एक्चुअल में ये है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो पोल बना हुआ है एक, ये बच्चों
और स्टूडेंट्स एक ये, इस पोल से होता क्या है, इसी पोल से वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, उसी क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता, मैंने भाई फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या क्या जरूरी है, इन्होंने कहा है कि आप घुमाओ किसमें, चुंबकीय क्षेत्र बी में, किससे घुमाओ, वी से घुमाओ, तो उसमें क्या बनेगा, उसमें वोल्टेज बनना शुरू हो जाएगा बच्चों, उसमें ईएमएफ का बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखना। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए आपके पास पोल है, ठीक है, और ये जो आर्मेचर है, ये पूरा का पूरा जो सिलेंडर उसको आर्मेचर कहते हैं, इसमें क्या लगा हुआ है, वाइंडिंग लगी हुई है। तो इस वाइंडिंग में जो है जब ये घूमने लगता है वी वेलोसिटी से, ऐसे ऐसे चक्कर काटने लगता है, तो इसमें स्वतः अपने आप क्या आ जाता है, ईएमएफ आ जाता है बच्चों, ईएमएफ आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र में जब इसको आप घुमाने लगोगे, मतलब आप जब यांत्रिक ऊर्जा आप दोगे, ठीक है, ये वाली यांत्रिक ऊर्जा जब आप इसको दोगे, तो इसमें आप स्वतः वैद्युत एनर्जी बनना शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की जो है वैल्यूज आपको मिलने लगती है, जिसको आप ईएमएफ बोलते हो। ठीक है, तो सीधा सीधा फंडा यही है कि जब भी एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को हम लोग दौड़ाते हैं या उसमें रन कराते हैं, ठीक है, मूव करता है कोई चालक, तो उसके अंदर स्वतः ईएमएफ आ जाता है। इसी लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, और इसी के आधार पे हमारी यांत्रिक ऊर्जा अपनी वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको बताया बच्चों, ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। ऐसा मत सोचना कि आपको आंसर मारो और टिक करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, करने को आप कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है, समय बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी मैं मानता हूं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा तो स्टूडेंट्स कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, आप याद कर लोगे लेकिन मतलब आप एग्जाम के बाद भूल जाओगे। ठीक है, तो आप जहां से पढ़ रहे हो अच्छी बात है, पढ़ते रहो, किसी यूट्यूब चैनल का फॉलो कर रहे हो उसको भी फॉलो करो, मैं ये नहीं कहता, कई लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको पूरा का पूरा फुल कॉन्सेप्ट बताते हुए चल रहा हूँ। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो बच्चों प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, जिससे मैं भी समझ पाऊँ कि मेरी क्लास का भी आपको फायदा हो रहा है। ठीक है, चलिए आइए आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, अब देखो जो चीजें मैंने इतना टाइम से आपको बताया, अभी करीब लगभग 10-12 मिनट हो रहे हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा ऐसा नहीं है। देखो अगले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे हैं उसमें फायदा मिलेगा। देखो यहाँ देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैंने अभी क्या कहा भाई, डीसी जनरेटर है, क्या करता है डीसी जनरेटर बताओ जरा, तो यांत्रिक ऊर्जा को मतलब मैकेनिकल एनर्जी को, बच्चों मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल देता है, वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, मान गए, वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, मान गए। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स जब आपने वेलोसिटी v दिया, आपने ऐसे चुंबकीय क्षेत्र b में घुमाया कंडक्टर को जिस कंडक्टर की लंबाई l है, ध्यान से सुनना मैंने क्या क्या बोला है, एक चालक तार है, वही फैराडे लॉ की ही बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। फैराडे लॉ में मैंने कहा कि एक चालक की लंबाई l है जिसको चुंबकीय क्षेत्र b में, ठीक है, मान लिया कि इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र था, ठीक, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, या चलो और अच्छे से फिगर बनाता हूँ, मजा आएगी समझना। ठीक है, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि आपका टाइम में वेस्ट करा रहा हूँ बच्चों, ये चीजें आपके दिमाग में परमानेंटली सेट करने के लिए है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुनो। ठीक है, क्योंकि ये आपको केवल आज के लिए ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो आप लोग देख रहे हो आपको कुछ आगे भी करना है स्टूडेंट्स, इसका यूज आपको अपने कंपटीशन एग्जाम्स में भी करना है। ठीक है, आप सभी के लिए ये क्लास इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिन बच्चों को कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, मुझे पता है उन लोगों को इसी तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं तो आप कंपटीशन एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। और मैं ये भी कह रहा हूं कि इतना भी हार्ड नहीं है आपको इन कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, बहुत आसान है, बट आपको कोई एक ऐसा गाइड करने वाला होना चाहिए, मैं ही क्या कोई भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा गाइड करने वाला होना चाहिए जो आपको क्वेश्चन के पीछे की सारी समरी बता दे कि इसमें क्या बातें हो रही हैं। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। इसमें मैंने कहा आपसे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है कि डीसी जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, मैंने ये कहा कि मान लिया एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एन और एस टाइप से इस तरीके से हमने स्टेटर के पोल लिए हैं, जिसके बीच में एक चालक तार है जिसकी लंबाई एल है, मान लेते हैं इसकी लंबाई एल है। इससे जो चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है बच्चों, इससे जो एन से एस की तरफ चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कि मान लेते हैं वो बी है। ठीक, चालक की लंबाई आपको मैंने एल बताया ही। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि मान लेते हैं कि इस चालक को हम लोग ऊपर की तरफ v गति से,
ठीक है, वी चाल से इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो आपको अब समझना है खुद से कि अभी अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसे फैराडे साहब बोलते हैं कि स्वतः विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो जब उन्होंने ये कहा कि भैया स्वतः विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो आपको ये भी जानना तो जरूरी है कि कितना हो जाता है, कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, कितना वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है इस चालक में। तो उसको बताने के लिए बच्चों तीन चीजों की आपकी जरूरत होती है। एक तो आपकी बी वैल्यू पता हो, एक आपको कंडक्टर की लंबाई पता हो, और एक कितनी वेग से इसको घुमा रहे हो। ठीक है, तो चलो भाई, अगर आपको ये तीनों चीजें पता है तो मैं आपको बताता हूं कि इन तीनों का सीधे सीधे गुणा कर दो। बी, एल और वी तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करो साइन थीटा का। ठीक है, जहां पे थीटा क्या है बच्चों? थीटा है एंगल बिटवीन वी एंड बी, एंगल बिटवीन वी एंड बी, क्योंकि जो वी है वो वेग है और जो बी है वो है मैग्नेटिक फील्ड, मींस विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और घुमाने की मतलब जिधर चालक को घुमा रहे हो उसकी दिशा किधर है बच्चों, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। तो उसके बीच में कितना एंगल है इस पे भी डिपेंड करेगा। फिलहाल अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका फॉर्मूला बच्चों ये होता है, जब भी आप किसी चालक को किसी विद्युत मैग्नेटिक फील्ड में मतलब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हो तो उसमें इतने वोल्ट का ईएमएफ आ जाता है, उस चालक तार में इतने वोल्ट का ईएमएफ आ जाता है। तो बच्चों आपका आंसर कौन सा सही हो गया? बी एल वी साइन थीटा। ठीक है, ध्यान रखना, बी एल वी साइन थीटा इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए? उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। हैं तो अभी और भी चीजें बताने को, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा, फिर उतना भी मजा नहीं आएगी। चलो, जितनी भी चीजें हैं मैं बता रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे ऐसा भी ना हो कि आपको मैं एक ही क्वेश्चन बताने में पूरा टाइम आपका वेस्ट करवा दूं। ये भी नहीं करना है मुझे, ठीक है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स जितनी जरूरत है उतना तो मुझे बताना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका 12th क्वेश्चन नंबर, विच रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इंपॉर्टेंट बात, पहले आप ध्यान से सुनो कि इसमें कई रूल्स दिए हुए हैं। एक है कॉर्क स्क्रू लॉ, ठीक है, कॉर्क स्क्रू नियम। दूसरा आपका है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। तीसरा आपका है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और चौथा है आपका फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और ये जो आपका दाहिने हाथ के हथेली का नियम, और मतलब कॉर्क स्क्रू रूल, ये चारों, इन चारों में पहले तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लो इसको, ए बी सी डी, ये जो चारों ऑप्शन है इसमें सब में चुंबकीय क्षेत्र बी होता है, ठीक है। लेकिन इनका कहना है कि विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सही मायने में तो हमारा जो ये मतलब कॉर्क स्क्रू रूल है और राइट हैंड पाम रूल है, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल है, उससे हम लोग पता करते हैं कि क्या है जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। जैसे आपको मैं एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे हम लोग अपनी दाहिनी हथेली को लें और उसमें अंगूठे की डायरेक्शन में धारा की दिशा बता दें कि भैया, मतलब एक चालक ले लो, जैसे ये देखो, ये चालक इन्होंने लिया है ये, ठीक है। तो इस चालक में धारा की दिशा इस तरीके से इन्होंने बताया कि ऊपर की तरफ धारा की दिशा है, ठीक है। तो ये जो ऊपर की तरफ धारा की दिशा है, तो अपने आप जिधर ये फिंगर आप मोड़ते हो, जिधर अपने हथेली को बंद करने के लिए अपने फिंगर्स को मोड़ते हो, अपनी उंगलियों को मोड़ते हो बच्चों, वो डायरेक्शन हो जाती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा, आपने उंगलियों को ऐसे मोड़ा तो आपकी जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्किल के फॉर्म में, इस तरीके से सर्किल के फॉर्म में बन जाएगी बच्चों, और ये ऐसे करके निकलेगी और पीछे साइड से उधर से, ठीक है, ये वापस आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप राइट हैंड रूल से, मतलब इस ये जो अंगूठे का नियम है, राइट हैंड थंब लॉ, ठीक है, उससे आप मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है पाम रूल। पाम रूल में भी होता है, अगर आप दाहिनी हथेली ले लो बच्चों, आप दाहिनी हथेली ले लो, ठीक है, उसमें इस तरीके से, तो और अंगूठा अगर, मतलब कहने का मतलब है कि जो ये हाथ की ये चारों उंगलियां हैं, वो आपका एक दिशा कुछ बता रहा हो, अंगूठा को दूसरा बता रहा हो, तो जिस तरफ आपका पाम रहेगा, मतलब जिस तरफ आपके हथेली का तलवा रहेगा, उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है, ऐसा उसमें बोला गया है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपका जो अगर आंसर मैं बोलूं तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपके लिए जो सबसे सटीक आंसर है बच्चों, वो है आपका जो है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। लेकिन राइट हैंड पाम रूल आंसर शायद सही नहीं है, ठीक है। जहां पे ये भारत स्किल वेबसाइट से, वहां पे इन्होंने डी आंसर माना है। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर डी आंसर सही मान रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि जो ये राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है बच्चों, राइट हैंड थंब रूल से ईएमएफ हम लोग को पता चलता है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड जो रूल है बच्चों,
उससे हम लोगों को मोशन ऑफ कंडक्टर पता चलता है, मतलब चालक की चलने की दिशा, ठीक है, बल बल पता चलता है, ठीक है, मोशन ऑफ कंडक्टर पता चलता है। जो स्टैंडर्ड बुक में जब आप पढ़ोगे बच्चों तो ये चीजें आपको मिलेगी। चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए नहीं, बल्कि इसमें तो जो चुंबकीय क्षेत्र मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो रहता ही है, वो तो हमेशा रहेगा बच्चों, वो तो रहता ही है, ठीक है। तो चाहे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लो, चाहे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लो, तो ये जो उंगली है आपकी, ये वाली, ये उंगली जो है ये आपकी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को ही बताएगी। ये देखो, ये मैंने इसीलिए आपके लिए लेफ्ट हैंड भी लिया है, यहाँ पे भी ये फील्ड को है और यहाँ पे भी ये फील्ड को है। तो फिर देखा जाए तो लेफ्ट ना राइट कोई नहीं बताता है फील्ड, फील्ड तो आपकी नेसेसरी है। जो अननोन क्वांटिटी है, जो नहीं पता है, वो क्वांटिटी तो करंट और फोर्स है, ठीक है। तो जैसे अगर लेफ्ट हैंड की बात किया जाए तो फोर्स निकाला जाता है, अगर राइट हैंड की स्टूडेंट बात किया जाए तो आपको करंट को पता करना होता है। देखो यहाँ लिखा है ना इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर, तो इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर आप राइट हैंड से पता करोगे और फोर्स पता करोगे आप लेफ्ट हैंड से। तो इसलिए मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स राइट हैंड पाम रूल इज द करेक्ट आंसर, बट इफ यू नो द आंसर इज डी देन नो प्रॉब्लम, आप आंसर डी भी मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि आंसर डी ही सारी बुकों में लिखा हुआ है इसलिए आप मान सकते हो। बट मेरे हिसाब से ये आंसर बिल्कुल सही है, मैंने रीजन भी आपको बताया क्यों, ठीक है। फिलहाल के लिए आप दोनों आंसर मान लो। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए ये रूल नहीं लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है। तो जो मैंने बनाया है वो नहीं, बल्कि आप यहां देखो, कह रहे हैं कि क्या नाम है इस पार्ट का, जो ये पूरा कवरिंग है, इसको बच्चों कहते हैं हम लोग योक, क्या बोलते हैं, योक, ठीक है। तो इसको हम लोग योक बोलते हैं, या फ्रेम भी आप बोलते हो, हिंदी में आप फ्रेम बोलो, इंग्लिश का ही वर्ड है ये वैसे, ये फ्रेम, फ्रेम या योक बोलते हैं। अब आपको मैं पूरी मशीन से एक बार रूबरू कराता हूं, ध्यान से जरा देखो स्टूडेंट, ये जो येलो कलर का पार्ट है ऊपर का, देखो यही है आपका योक और बॉडी, ठीक है। ये आपका कॉस्ट आयरन का होता है, पहली चीज आप समझ लो, ठीक है, कॉस्ट आयरन का होता है, ये दिमाग में रखना है आपको, ये भी आता है आपके एग्जाम में। इस पार्ट को हम लोग योक और बॉडी या फ्रेम, फ्रेम बोलते हैं, ठीक है, आप फ्रेम भी इसको बोल सकते हो बच्चों, ठीक है। और बाकी जो अंदर की चीजें हैं आगे अगले क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा। फिलहाल अगर यहाँ पे आप आंसर देखना चाहो तो इन चारों को मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। इसका आंसर तो आपका डी है, तो आंसर तो आपका डी है कि ये पार्ट को हम लोग यॉक बोलते हैं बच्चों। पोल शू कहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये है आपका पूरा पोल जहाँ पे ये वाइंडिंग लगी हुई है, और ये जो नीचे का ये पोर्शन है ना इतना, इसी को हम लोग कहते हैं पोल शू, ठीक, ध्यान रखना। अगला है पोल कोर, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन यहां से लेके ये पूरा फुल पोर्शन, ये जो है ना इतना, ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये पूरा फुल यही आपका पोल कोर है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो मैं मिटाता हूं साफ हो जाए। अगला स्टेटर, तो ये इतना पार्ट जो ग्रीन कलर का ये दिख रहा है आपको, यहां से लेके ये पूरा पार्ट, ये यहां से इतना पार्ट, ये तो घूमता है, इसको कहते हैं बच्चों ये है रोटर। लेकिन जो पार्ट रुका रहता है उसी को हम लोग कहते हैं स्टेटर, समझ पा रहे हो, उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों स्टेटर। तो याद रखना, इसमें मैंने सारी चीजें आपको बताई, आगे चल के ये फिर से काम आएगा। फिलहाल के लिए आपका जो आंसर है बच्चों, आंसर है आपका बिल्कुल आंसर नंबर डी इज बिल्कुल दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यॉक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसको यॉक बोलते हैं, जो आउटर पार्ट होता है इसको स्टूडेंट्स, इसको यॉक बोलते हैं, ठीक। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको और दिमाग लगाना होगा बच्चों। ये अंदर की बात हो रही है, जनरेटर के अंदर की बात हो रही है, मैं दिखाता हूं कौन से अंदर की बात हो रही है। यहाँ पे ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, यहाँ आपने वाइंडिंग किया है, ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, ये पूरा पोर्शन, ये जो ब्लैक ब्लैक है एक्चुअल में यही वाइंडिंग है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इस वाइंडिंग, अच्छा आपको मैंने क्या कहा, ये जो है यहाँ पे ये क्या है, वाइंडिंग है स्टूडेंट, यही वाइंडिंग है आपकी। इस वाइंडिंग को कनेक्ट करने के कई तरीके हैं, ठीक है, इसको कनेक्शन के, इसके कनेक्शन करने के कई तरीके हैं। तो इसके जो कनेक्शन करने के तरीके हैं स्टूडेंट्स, वो कनेक्शन के एक्चुअल में डीसी जनरेटर में दो तरीके हैं, ठीक है, डीसी जनरेटर में दो तरीके हैं। एक को कहते हैं हम लोग लैप फाउंड, ठीक है, लैप वाइंडिंग, एक को कहते हैं वेव वाइंडिंग, ठीक है, ध्यान रखना दोनों यहाँ पे मैंने दे रखा है। ये लैप वाइंडिंग है बच्चों, ठीक है, पी है ये लैप वाइंडिंग, और स्टूडेंट ये एक फिगर मैंने लिया है आपके लिए, ये है वेव वाइंडिंग, ठीक है। अब आपको बताता हूं कि इन दोनों वाइंडिंग्स में अंतर क्या है स्टूडेंट्स। जो ये डीसी जनरेटर होता है, जो डीसी जनरेटर होता है उसकी जो आर्मेचर होती है, अच्छा इस किस वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। आर्मेचर मींस जो रोटर पे लगा होता है, ध्यान से सुन लो,
जो रोटर पे जो वाइंडिंग लगी होती है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो आर्मेचर पे जो वाइंडिंग लगी हुई है, इसको मिटा देते हैं यहां से, जिससे आपको पढ़ने में आ जाए। ठीक है, आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर कहाँ लगा होता है? रोटर पे, जान गए। तो आर्मेचर पे जो ये वाइंडिंग के तरीके हैं उनके कनेक्शन दो होते हैं, एक होती है लैप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। ये डीसी जनरेटर की ही मैं केवल बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलो, तो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि कितने समांतर पाथ होते हैं, यही हम लोगों का अंतर बताता है। ठीक है, तो समांतर मतलब कितनी सारी कॉइल आपस में समांतर में जुड़ी होती हैं, तो ये ध्यान देना है। ये जो लैप और वाउंड मैंने बोला है एक्चुअल में अच्छा, इसकी हिंदी मीनिंग भी यही है। ये मत सोचना कि इसको मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में क्या होता है अलग होता है, नहीं, ये लैप ही बोला जाता है। ठीक है, लैप और वेव। ठीक है, वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में दरअसल जो कनेक्शन है वो ये बताता है कि कितने सारे ऐसे रास्ते हैं जो समांतर क्रम में क्वाइल को, मींस जो जो वाइंडिंग है आपकी, वो कितने समांतर पाथ में, कितने समांतर रास्तों में डिवाइड है। ठीक है, तो अगर आपके पास लैप बोला जाए तो जो समांतर रास्तों की संख्या होगी वो हो जाएगी समांतर पथ, कह लो एक तरीके से हिंदी में, इसीलिए बोल रहा हूँ पाथ में बोल रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में पथ बोल लो। ठीक है, तो जो समांतर पथ होंगे लैप वाइंडिंग मशीन में, उस वो नंबर ऑफ पोल के बराबर होंगे। तो जितने मैग्नेटिक पोल होंगे बच्चों, उतने ही आपके समांतर पाथ होंगे। अच्छा, कैसे याद रखोगे? लैप, जब आप पढ़ते हो ना लैप, तो पी मीन्स पोल, तो नंबर ऑफ पोल के बराबर समांतर पाथ अगर होते हैं बच्चों, तो उनको कहते हैं हम लोग लैप वाइंडिंग डीसी जनरेटर। और वेव क्या होते हैं बच्चों? तो वेव में आपको कुछ नहीं याद रखना है, इसमें दो ही होते हैं हमेशा, चाहे जितने पोल की मशीन हो, चाहे जितने भी पोल की मशीन हो, उसमें दो ही रास्ते होंगे। ठीक है, क्वाइल के बंधने के। अब जरा ध्यान से देखो कि ये मैं फिगर नीचे लिया हूं आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि किस तरीके से ये वाइंडिंग हम समझ रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, एक ब्रश यहां लगा है, एक ब्रश यहां लगा है। ठीक है बच्चों, एक ब्रश यहां है आपका तीसरा, और एक चौथा ब्रश यहां है। ठीक है, ये हम लोग लैप मशीन की बात कर रहे हैं, लैप डीसी जनरेटर की। इसमें देखो कितने रास्ते हैं, एक रास्ता ये हो गया, याद रखना, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया बच्चों, और चौथा ये हो गया। ठीक है, ध्यान से सुन लो, जितने नंबर ऑफ ब्रश हैं उतने ही नंबर ऑफ पोल भी हैं, ये भी दिमाग में रखो। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरीके की लैप वाइंडिंग मशीन है। लैप वाइंडिंग में कितने रास्ते? अच्छा, इसमें कितने रास्ते हैं? चार रास्ते हैं। कैसे? एक ये, एक दूसरा ये, तीसरा ये अलग है, चौथा ये अलग है। चार रास्ते हैं, इसका मतलब कितने नंबर ऑफ पोल हैं? चार पोल हैं। आप इसको देख के ही बता दोगे कि कितने पोल हैं, चार पोल हैं। ठीक है, अब चलो मैं डीसी जनरेटर बात करता हूं जो कि वेव वाइंडिंग से कनेक्टेड है। तो कनेक्शन का ये जो दूसरा तरीका है, इसमें केवल दो ही रास्ते होते हैं बच्चों, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। ध्यान से देखो, एक तो ये हो गया आपका ये वाला पूरा रास्ता, और एक रास्ता आपका ये हो गया। तो देखो, चाहे चाहे जितनी बड़ी मशीन हो, लेकिन रास्ते दो ही होंगे। अगर रास्ते दो ही हैं तो स्टूडेंट वो हो जाएगी वेव बाइंडिंग। और अगर रास्ते आपके पास चार हैं, या आपके पास उतने रास्ते हैं जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं बच्चों, तो उसको हम लोग लैप वाइंडिंग मशीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैप वाइंडिंग मशीन। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें देखो यहाँ पे कितने रास्ते हैं, एक, दो, तीन और चार, चार रास्ते हैं। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो, दो दो तो नहीं है, चार हैं। तो दो होते तो वेव बोल सकते थे, कंफ्यूजन हो सकती थी कि भाई ये वेव है कि लैप है, लेकिन यहाँ तो चार हैं, तो निश्चित रूप से ये लैप वाइंडिंग है। तो जिसमें कितने रास्ते हैं समांतर, कितने समांतर पथ हैं? चार पथ हैं। पैरेलल रास्ते कितने हैं? पैरेलल पाथ्स कितने हैं? चार हैं। और जो कि किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ पोल के ही बराबर होगा, ध्यान रखना इस बात को। और जो वेव वाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने होते हैं? दो ही होते हैं, चाहे वो जितने पोल की मशीन हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से सुनो, इनका कहना है चार पोल की एक डीसी जनरेटर है, चार पोल का एक डीसी जनरेटर है कि डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मींस डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स लैप है। अभी बताता हूं डुप्लेक्स लैप्स का क्या मतलब है। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ठीक, यहां से समझो, लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग का मतलब क्या समझ रहे हो? नंबर ऑफ पोल के बराबर होगा, यहां समझ गए, में कितने समांतर रास्ते होंगे। तो आपने क्या देखा कि यहां पे चार पोल की मशीन है, तो आप बोलोगे चार, लेकिन अभी चार आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि सिंपल लैप वाइंडिंग वाली जो मशीनें हैं बच्चों, उसकी तो चार होंगी, लेकिन इन्होंने कहा है डुप्लेक्स। ये देखो लिखा है डुप्लेक्स, डुप्लेक्स का मतलब होता है दो से और गुणा कर दो, तो दो गुणे पोल हो जाएगा, तो इसका मतलब दो गुणे चार बराबर आठ हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों?
8 आ गया। ठीक है, तो आंसर आपका 8 सही है, ना कि 4। ठीक है, 4 गलत है, ध्यान रखना। लेकिन अगर यहीं पे ये डुप्लेक्स वर्ड ना लिखा होता, केवल सिंपल लिखा होता, सिंपल डीसी जनरेटर लिखा होता, डुप्लेक्स ना लिखा होता, तो आपका आंसर हो जाता 4। ठीक है, ध्यान में आ रहा है, समझ पा रहे हो मेरे कहने का मतलब? चलो, तो इस तरीके से आपको बच्चों समझना है। ठीक है, ध्यान रखना, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में आपके कितने रास्ते हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ पोल हैं वो तो लैप बता देगा कि कितने नंबर ऑफ पोल हैं, और डुप्लेक्स होगा तो 2 से और गुणा कर देंगे हम लोग। ठीक है, बस यही करना है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, 8 आंसर हो गया। ठीक है, बाकी चीजें लिखे रहने देते, नहीं मिटाते हैं, आपके लिए काम आएगी। हाँ, इसके लिए मैं आपको नोट्स दे देता हूं बच्चों। अगर आपको नोट्स नहीं पता चलती कि कहाँ पे है, तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करिए, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पड़ी हुई है, उसको वहां पे जाइए और डायरेक्ट उस पर क्लिक करिए, आप सीधे चैनल से जुड़ जाएंगे। ठीक है, आप टेलीग्राम अगर चलाते होंगे तो आप चैनल से जुड़ जाएंगे, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है। इसकी भी पीडीएफ वहां पे मैं डाल दूंगा, वहां से आप इसको और अच्छे से रीड कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी नोट्स बनानी है और, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जी हाँ, अगर आप 2020 के स्टूडेंट हैं, या अभी जो है अब आप सेकेंड ईयर में हैं, 2019 में एडमिशन लिया था, तो आपके लिए तो अभी बहुत गोल्डन चांस है इन सब क्वेश्चंस को पढ़ने का। मजे से पढ़िए और अच्छे मार्क्स से पास हो जाइए बच्चों। और कंपटीशन में भी आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, अच्छे तरीके से तैयारी करिए। मैं भरोसा दिलाता हूं, अगर आप पढ़ते रहेंगे तो मैं आपको अच्छी जगह पे एक जॉब में सिलेक्शन दिलवा दूंगा। ये मैं आपसे वादा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप पूरा पूरा प्रयास करेंगे, मेरे साथ मेहनत करेंगे, तो बिल्कुल मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है डीसी जनरेटर के इस भाग का नाम क्या है, जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों एक तरीके से ये जानते हो ये क्या है, ये है आर्मेचर कोर लैमिनेशन। ठीक है, आर्मेचर कोर कैसे मैं पहचान गया, ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये स्लॉट से बने हुए हैं बच्चों। स्लॉट्स वो होते हैं जिसके अंदर वाइंडिंग फंसा के रखते हैं, कहने का मतलब जिसके अंदर वायरिंग करते हैं हम लोग। वायरिंग तो मैं नहीं बोलूंगा, वाइंडिंग करना बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, वाइंडिंग करना बोलते हैं, जिसके अंदर आप कॉयल या जो आपके कंडक्टर है वो इसके अंदर वाइंडिंग करते हो। ठीक है, यहाँ से आप ले गए, यहाँ पे ले गए, फिर उसके बाद यहाँ से ले गए, देखते हो किस तरीके से वाइंडिंग। तो ये वाइंडिंग इसी के अंदर स्लॉट्स के अंदर होती है। लेकिन ये जो उसका ढांचा है, जो उसके अंदर का जो ढांचा है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोर। जिसपे आप वाइंडिंग करने जा रहे हो, उसी ढांचे को हम लोग कहते हैं बच्चों कोर। उसी ढांचे को हम लोग कहते हैं कोर। अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊं, तो हालांकि ये तो बहुत सिंपल है, इसमें नहीं दिख रहा है, कोई एक दूसरा फिगर लेता हूं आपके लिए मैं। चलो, एक ये फिगर है, देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना, ये देखो, ये यही है वो वाइंडिंग जिसको मैं वहां पे अभी मार्क कर रहा था। तो ये जो वाइंडिंग है बच्चों, इसी पे तो लपेटी हुई है, ये पूरा पूरा इसी पे लपेटी हुई है। तो इस पे लपेटी हुई है ये पूरी की पूरी वाइंडिंग पे। कहाँ गया अपना क्वेश्चन, हाँ, इसी पे मतलब पूरा का पूरा इसमें वाउंड किया गया है, यहीं पे स्लॉट्स वो बने हुए हैं जो आप ये देख रहे हो। तो ये क्या है बच्चों, ये है आर्मेचर। ये आर्मेचर है, इतना तो आप जानते हो। लेकिन ये जो पूरा का पूरा आर्मेचर की जो बॉडी है, उसको हम लोग कहते हैं आर्मेचर कोर। ठीक है बच्चों, उसको कहते हैं आर्मेचर कोर। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि ये क्या है, मैंने बोला आर्मेचर कोर है। ठीक है, याद रखोगे इस चीज को। तो ये जो पूरा का पूरा जो फिगर आपके लिए यहाँ पे बना के दिया गया है क्वेश्चन में बच्चों, ये क्या है आपका, एक तरीके से आर्मेचर कोर है। ठीक है, याद रखना। तो आर्मेचर कोर लैमिनेशन, लैमिनेशन भी कह सकते हो, अगर स्लॉट्स में ये मतलब कई सारे पार्ट्स हिस्से को जोड़ के बनाया गया है, तो लैमिनेटेड है। ठीक है, फिलहाल ये आर्मेचर कोर है। ठीक है, चलो आओ अगला क्वेश्चन। तो डी आंसर इसका बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके लिए मैंने बताया है, चलो आज के लिए यही क्वेश्चन रखेंगे, फिर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है हाउ इंटरपोल आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर। कहने का मतलब है डीसी जनरेटर में इंटरपोल। अब पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इंटरपोल क्या होता है, इसलिए मैंने बोला कि ये लास्ट ही क्वेश्चन, इसको मान के चलते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इंटरपोल होता क्या है। ठीक है, ध्यान से देखना। यहां देखो, आपका ये जो आउटर पोर्शन है ये यॉक है, ये तो समझते हो। ये जो है ना बच्चों, ये जो बड़े वाले हैं, ये जो नजर आ रहे हैं ये, और इसी के जस्ट सामने ये। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये बड़ा वाला ये, और इसके सामने जस्ट ये। बच्चों ये तो आपके हैं पोल। क्या है ये, फिर से सुन लो, ये तो हैं आपके पोल। ये क्या है स्टूडेंट, ये हैं आपके पोल। तो आपके इंटरपोल फिर कहां पे हैं, तो बच्चों पोल के बगल में, ध्यान से सुनना, जो मैं अब ग्रीन कलर से मार्क करने चल रहा हूं आप लोगों के लिए, ये जो पोल के बगल में ये जो छोटे छोटे ये और लगे हैं ना बच्चों, ये और ये देखो, ये स्टेटर पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा स्टेटर पे है, ये घूमता नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये जो ग्रीन पार्ट से है, यही क्या है आपका इंटरपोल है। क्या है बच्चों, इंटरपोल। देखो यहां पे लिखा भी है, ये देखो, ये मेन फील्ड पोल है, और जो ये व्हाइट कलर से अब यहां पे दिख रहा है आपको, ये है इंटरपोल फील्ड कॉइल। अब मैं आपको बताता हूं कि ये एक्चुअल में इंटरपोल लगे क्यों हैं। भाई पोल तो इसलिए लगे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, मान गए बात भाई। इंटरपोल किस लिए लगे हैं, इंटरपोल का भी काम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना ही है बच्चों।
लेकिन ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये किस लिए है? ये आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए होता है। अभी आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी आप समझ लो कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कराते हैं, जिसके लिए आपको इंटरपोल लगाना होता है डीसी मशीन में। ठीक है, तो ध्यान रखना डीसी मशीन में जो इंटरपोल है वो क्या है होता है, कैसे जुड़ा होता है। तो यहां तो आपको कनेक्शन से बात बोला गया है, तो इनका कहना है सीरीज विद द आर्मेचर। ठीक है, आंसर है आपका सीरीज विद द आर्मेचर। इसका भी मैं रीजन बताता हूं आपको क्या ये कहना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा ये आपके मेन पोल थे, ठीक है, इस पे जो वाइंडिंग थी आपकी ये मेन पोल वाली वाइंडिंग थी। मैंने कहा इसमें पतले पतले इस तरीके से इंटरपोल्स भी लगे हुए हैं। तो बच्चों इसमें भी वाइंडिंग तो लगी होती होगी ना, ये कहीं ना कहीं से ये भी तो इसमें वाइंडिंग कनेक्ट होती होगी। तो ये जो वाइंडिंग कनेक्ट होती है वो आपके रोटर पार्ट में जो आर्मेचर है, मतलब जो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर में भी एक कॉइल लगी हुई है, ध्यान से समझ लो, इसमें भी तो कॉइल लगी होती है बच्चों। इस आर्मेचर से ये वाली जो वाइंडिंग है, जो आपकी इंटरपोल वाली वाइंडिंग, ये इसी को मैं जो ब्लैक कलर बना रहा हूं यही पोल इंटरपोल है। ठीक है, इंटरपोल है बच्चों, ये इंटरपोल है। तो इंटरपोल में जो ये वाइंडिंग लगी हुई है वो एक्चुअल में आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगी हुई है। अब कैसे लगी होती है सीरीज में ये आपको मैं अगले क्वेश्चन में ही बता पाऊंगा, क्योंकि काफी लेंदी हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना यहाँ पे कि इन सीरीज विद द आर्मेचर, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, याद रखना। इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर, ठीक है, इन सीरीज ऑफ द आर्मेचर, ध्यान रखना इन सीरीज ऑफ द आर्मेचर। अच्छा, आर्मेचर की सीरीज में क्यों रखते हैं इसका तो मैं रीजन आपको बता देता हूं। आर्मेचर वाइंडिंग की सीरीज में इसलिए रखते हैं कि जो करंट आर्मेचर में फ्लो करती है उतनी ही करंट इस इंटरपोल वाइंडिंग्स में भी फ्लो करती है, और उसी के अकॉर्डिंग यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं। तो मैंने कहा ना कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए इन वाइंडिंग्स को, इन पोल्स को लगाया जाता है बच्चों, और इसीलिए हम लोग इसको सीरीज में लगाते हैं आर्मेचर के, जिससे जितना ज्यादा आर्मेचर में करंट फ्लो करेगी उतना ही ज्यादा इंटरपोल वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगी, और उतना ही ज्यादा ये आर्मेचर रिएक्शन को हटा पाएगा। कहने का मतलब एक तरीके से कंपनसेशन कर पाएगा। तो क्योंकि आर्मेचर में जितनी करंट फ्लो होगी उसी हिसाब से आर्मेचर रिएक्शन ज्यादा होने लगता है। तो जब आर्मेचर रिएक्शन ज्यादा होने लगता है तो उसी हिसाब से इंटरपोल में भी एक तरीके से ऐसी फील्ड जनरेट होती है जो इसका अपोज करती है। अब मैं आपको एक चीज शॉर्ट में बता देता हूं, अगर आपके मन में कंफ्यूजन है कि सर ने आर्मेचर रिएक्शन नहीं बताया, तो मैं बता देता हूं आपको कि आर्मेचर रिएक्शन बच्चों वो होता है जो कि मेन फील्ड को, मतलब जो आपकी जो मेन चुंबकीय क्षेत्र है, जो आपकी इंपॉर्टेंट वाली, जिसकी वजह से फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बिजली बनती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म की एनर्जी कन्वर्ट होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को आर्मेचर रिएक्शन एक ऐसा इफेक्ट है जो मैग्नेटिक क्षेत्र को, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को कम कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हिंदी इंग्लिश खिचड़ी बना दिया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस करता है, कम कर देता है। तो कम ना होने पाए इसीलिए हम लोग इंटरपोल यूज करते हैं। ठीक है, बस इतना आप जान लो, बाकी और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको फिर से एक नए लेक्चर में। ठीक है, जिसमें मैं आपको और सारी डिटेल के साथ में डीसी जनरेटर के बारे में बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसी तरीके से लेके आता रहूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो एक बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ये क्लासेस कॉन्टिन्यूसली मिलती रहें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, एंजॉय करिए, बाय बाय, टेक केयर।